हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 108 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग को धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें और आप लोग का इस बार का दिवाली बहुत अच्छा हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है जो 46 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति आधारित है। भारतीय विदेश नीति किस पे आधारित है ये बताना है। ऑप्शन 1 है शक्ति संतुलन पर, ऑप्शन 2 है असंलग्नता पर, ऑप्शन 3 है सैन्य संलग्नता पर, ऑप्शन 4 है आवश्यकता आधारित उपागम पर। तो किस पर आधारित है ये बताना है। तो आंसर 2 हो जाएगा, असंलग्नता पर आधारित है भारत की विदेश नीति, जिसे गुटनिरपेक्ष भी कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। असंलग्नता या गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का प्रमुख केंद्र बिंदु है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बंट गया था, जिसमें एक तरफ अमेरिका गुट था तो दूसरी तरफ सोवियत गुट था, जिसे सोवियत रूस कहते हैं। ठीक है। तब भारत ने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाकर स्वयं को दोनों से अलग कर दिया था। आगे देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, ओ और एम संबंधित है। ओ और एम किससे संबंधित है ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 है संगठन और पद्धति से, ऑप्शन 2 है ओम से, ऑप्शन 3 है संगठन और प्रबंध से, ऑप्शन 4 है संगठन और कार्यालय का प्रबंध से। तो किससे संबंधित है। तो 47 का आंसर दोस्तों आपका 1 सही हो जाएगा, संगठन और पद्धति से। ओ और एम संबंधित है संगठन और पद्धति से, इसको आप नोट कर लीजिए। व्याख्या देख लीजिए। ओ और एम का संबंध संगठन और पद्धति प्रणाली से संबंधित है। ब्रिटिश प्रवर समिति 1947 के अनुसार लोक सेवा में ओ एंड एम का उद्देश्य सरकारी शासन तंत्र में अधिकतम कुशलता लाना और संगठन की वैज्ञानिकता प्रणालियों के कुशल उपयोग द्वारा लागत व श्रम में कमी करना है। आगे देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1968 का मिन्नोब्रुक सम्मेलन संबंधित है। मिन्नोब्रुक सम्मेलन संबंधित है 1948 का किससे। ऑप्शन 1 है लोक प्रशासन से, ऑप्शन 2 है नवीन लोक प्रशासन से, ऑप्शन 3 है निजी प्रशासन से और ऑप्शन 4 है संगठन प्रशासन से। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा, नवीन लोक प्रशासन से। वर्ष 1968 का मिन्नोब्रुक सम्मेलन संबंधित है तो किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है। व्याख्या देख लीजिए। वर्ष 1968 का मिन्नोब्रुक सम्मेलन का संबंध नवीन लोक प्रशासन से है। वर्ष 1967 के हनी रिपोर्ट में भी नवीन लोक प्रशासन को मान्यता प्रदान की गई। नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य प्रासंगिकता, मूल्य परिवर्तन और सामाजिक समानता है। आगे देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय है। निर्वाचन दो प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय बताना है। ऑप्शन 1 है जब प्रतिनिधि मनोनीत किए जाएं, ऑप्शन जो है जब प्रतिनिधि नौकरशाहों द्वारा निर्वाचित किए जाएं, जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं, ऑप्शन 4 है जब प्रतिनिधि अभिजन वर्ग द्वारा निर्वाचित किए जाएं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। जब प्रतिनिधि
जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं तो इस प्रणाली को प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। भारत में लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का इसी विधि से चुनाव होता है। जैसे विधायक, आपके जो सांसद होते हैं, लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनका, और आपके जो विधायक होते हैं और प्रधान होते हैं, ये सब प्रत्यक्ष निर्वाचन से ही चुने जाते हैं। 50 नंबर, कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नांकित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे। कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नांकित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे, ये बताना है। नामांकन, उपचुनाव, निर्वाचन, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का जो आंसर है दोस्तों 2 हो जाएगा, उपचुनाव। उपचुनाव कराया जाता है, कुछ रिक्तियां रह जाती है तो उनका दोबारा से उपचुनाव करा लिया जाता है। व्याख्या देख लीजिए। भारत में एकल चुनाव प्रणाली लागू न होने के कारण आए दिन चुनाव होते रहते हैं। हालांकि प्रत्येक चुनाव के बाद चुने गए प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होता है, किंतु कुछ विशेष कारणों से जब अवधि के बीच में ही सीट खाली हो जाती है तो उसे भरने के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा है अस्पृश्यता हिंदू समाज पर कलंक है। किसने कहा है अस्पृश्यता हिंदू समाज पर कलंक है, छुआछूत हिंदू समाज पर कलंक है, किसने कहा है। ऑप्शन 1 है नेहरू ने, ऑप्शन 2 है सरदार पटेल ने, ऑप्शन 3 है अंबेडकर जी ने, ऑप्शन 4 है मोहन करमचंद गांधी जी ने। तो किसने कहा है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा 4, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो अस्पृश्यता है हिंदू समाज पर एक कलंक है। आगे देखते हैं व्याख्या। गांधी जी ने कहा है कि अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है। उनका मानना है कि यदि हिंदू समाज धर्म को बचाना है तो अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्ष 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। तो हरिजन जो है SC या ST, उनको हरिजन इन्होंने दिया था, महात्मा गांधी ने उनको क्या किया था, हरिजन शब्द दिया था। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, नेहरू समर्थक थे। नेहरू किस चीज के समर्थक थे ये बताना है। पूंजीवाद के, साम्यवाद के, गणतांत्रिक समाजवाद के, अराजकतावाद के। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका शायद 3 सही हो जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा, 3 ही सही है, ठीक है, 3 हो जाएगा आपका सही आंसर गणतांत्रिक समाजवाद के, ठीक है। ये साम्यवाद में थोड़ा कंफ्यूजन था तो, लेकिन तीसरा हो जाएगा आपका आंसर। व्याख्या देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू रूस की समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित थे और वे गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार उच्च विकास के विचार का संयोग करता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किससे संबंधित हैं, तो गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। ये जो है स्वतंत्रता के साथ सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार उच्च विकास के विचारों का संयोग है। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। आज कुछ गला खराब लग रहा है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा आवाज़ दिक्कत हो रही है। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक किसने लिखा है। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है ये बताना है। ऑप्शन 1 है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन 2 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 4 है जयप्रकाश नारायण। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक को लिखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याख्या देख लीजिए। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास की झलक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1934 में प्रकाशित मानव जाति के इतिहास की मनोरम कृति है। यह ब्रिटिश भारत के विभिन्न जेलों जैसे नैनी, बरेली की 1930 से 33 के बीच लिखे गए विश्व इतिहास का संग्रह है। 54 नंबर क्वेश्चन।
संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ऑप्शन एक है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, अंबेडकर जी। तो किसने दिया है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। व्याख्या देख लेते हैं। संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्ष 1974 में दिया गया। इसमें 7 प्रकार के क्रांतिकारियों का वर्णन है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षणिक तथा आध्यात्मिक क्रांति। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1932 पूना समझौता से कौन संबंधित थे? वर्ष 1932 के पूना समझौता से कौन लोग संबंधित थे ये बताना है। तो पूना समझौता में 2 लोग थे, उसमें आपको बताना है कौन थे। ऑप्शन एक है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय। तीसरा ऑप्शन है चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू। और ऑप्शन 4 है जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर। आंसर हो जाएगा दोस्तों एक, महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर इससे संबंधित है पूना समझौता से। ऑप्शन एक आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। वर्ष 1932 का पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच संपन्न हुआ। चूंकि प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिकता निर्णय की घोषणा की, जिसमें दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई। गांधी जी ने इसे राष्ट्रीय एकता और भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रहार के रूप में देखा। दोस्तों इसमें एक आरक्षण हो गया था, मतलब अल्पसंख्यक के तौर पे इनको आरक्षण देने की बात हो गई थी। तो एक तरफ तो मुसलमानों को 1906 हुआ था या 1919 का जो आ गया था मार्ले मिंटो सुधार, तो उसमें आप देखेंगे तो मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए पृथक निर्वाचन की बात कह दी गई थी। और 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो 1909 में उसमें आरक्षण की बात हो गई। तो उसी तरह इनको भी अलग करने के लिए कि ये जो हरिजन लोग हैं या जो मतलब निम्न लोग हैं उनको अलग कर दिया जाए। उस समय इनको अलग माना जाता था। लोग जो समाज है, हिंदू समाज बहुत भागों में बटा हुआ था। तो इन लोगों को जो पिछड़े लोग थे इनको आरक्षण एक प्रकार से देने के लिए क्या है, अंग्रेजों ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दी। इसी से गांधी जी ने कहा कि ये क्या है कि एक प्रकार से हमारे जो समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अंबेडकर जी से मिलकर उस समय पूना समझौता किया और इसी समझौते के तहत उनको कई चीज़ों में मतलब भारत में कई सीटों पे उनको आरक्षण देने के लिए गांधी जी ने मनाया और बात की। चुनाव के संबंध में व्याख्या देखते हैं। गांधी जी ने वर्ष 1930 से 32 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलन में किसमें भाग लिया था? गांधी जी ने वर्ष 1930 और 32 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलन में किसमें भाग लिया था? ऑप्शन एक है प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। व्याख्या देखिए। दिल्ली समझौता गांधी जी और इरविन के बीच के अंतर्गत कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य हुआ था में भाग लेने हेतु महात्मा गांधी राजपुताना नामक जहाज से रवाना हुए। उनके साथ महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, मीराबेन और घनश्याम बेड़ा थे। तो इनको याद कर लेंगे कि कौन कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कौन सा जहाज था ये भी याद रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए कूट की सहायता से लाक ने सामाजिक अनुबंधन का सही क्रम चुनिए। जो लाक ने सामाजिक अनुबंधन का सही क्रम दिया है उसको चुनना है। पहले क्या था, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, इस तरह चुनना है। तो पहले दिया है अ में दिया है नागरिक समाज, ब में दिया है सरकार, 3 में दिया है प्राकृतिक अवस्था और डी में दिया है आपका सामाजिक अनुबंध। तो पहले क्या होता है, तो पहले आपका जो होगा दोस्तों कि पहले वो क्या होंगे कि सभी क्या है प्राकृतिक अवस्था में पाए जाएंगे लोग। तो पहला आपका स हो जाएगा सही। तो पहला नंबर पे स हो जाएगा। इसके बाद आपका
ये वाला पहला हो जाएगा, पहला नंबर पे आ जाएगा। और इसके बाद जब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद जो प्राकृतिक अवस्था है उसके बाद क्या करेंगे, अनुबंधन करेंगे लोग एक दूसरे से, तो 2 पे ए आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर एक नागरिक समाज की स्थापना हो जाएगी, तो 3 आ जाएगा ये वाला, और ये वाला 4 हो जाएगा। तो इसको कर लेंगे हम, तो इस तरह देखेंगे तो आपका दूसरा वाला सही आंसर है। सामाजिक अनुबंध, पहले प्राकृतिक अवस्था, इसके बाद सामाजिक अनुबंधन, नागरिक समाज, और फिर इसके बाद सरकार, आपका इस तरह बनेगा तो आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। हॉब्स के बाद लॉक ने अपने विचारों में सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया, जिसके कुछ असुविधाओं को दूर करने के लिए सामाजिक अनुबंधन किया गया। इसके क्रम इस प्रकार है: प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक अनुबंधन, नागरिक समाज, और उसके बाद क्या आई, सरकार की स्थापना हो गई। 58 नंबर क्वेश्चन, भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है। भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है, किस पे आधारित है? इंग्लैंड की प्रणाली पर, अमेरिका की प्रणाली पर, फ्रांस की प्रणाली पर, ऑस्ट्रेलिया की प्रणाली पर। किस पे प्रणाली पे आधारित है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा 2, अमेरिका की प्रणाली पर। भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है अमेरिका की न्याय प्रणाली पर। व्याख्या देख लीजिए। भारत में एकल न्यायिक प्रणाली लागू है, जो अमेरिका न्याय पद्धति का अनुसरण करती है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका में स्वतंत्र न्यायपालिका कार्यरत है। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? ऑप्शन 1 है इंग्लैंड की, ऑप्शन 2 है भारत की, ऑप्शन 3 है रूस की, ऑप्शन 4 है अमेरिका की। तो दोस्तों आंसर जो हो जाएगा 59 का वह 3 हो जाएगा, सोवियत रूस, ठीक है, रूस क्या नहीं स्वतंत्र है। व्याख्या देख लीजिए। सोवियत संघ में न्यायाधीश साम्यवादी दल से लिए जाते हैं, जिसकी विचारधारा भी साम्यवादी होती है और वे उससे पूर्ण रूप से बंधे होते हैं, अतः उसे स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? ऑप्शन 1 है संसदीय में, ऑप्शन 2 है अध्यात्मक में, ऑप्शन 3 है मिश्रित में, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 संसदीय में। सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन प्रणाली में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली में। व्याख्या देख लीजिए। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और फ्रेंड्स आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी में थोड़ा सा ही सही लेकिन योगदान किया जाता है। तो दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि, और दिवाली अच्छे से मनाते रहिए आप लोग, इसी उम्मीद के साथ कि इस बार का दिवाली आपके लिए एक अच्छा सा खुशी लाए। यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल करें इस दिवाली के बाद। तो ये दिवाली आपके लिए अच्छा हो, इसी शुभकामनाएं के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।